नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है द हर्डल्स इन जीज ग्रेट पावर एम्बिशंस। तो ये जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनके बारे में बात की जा रही है, उनके एम्बिशंस के बारे में बात की जा रही है, उनका टारगेट क्या है फ्यूचर में, इस बारे में बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि कैसे वो इतने ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं कि वो बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। और उनका टारगेट है कि वो बहुत जल्दी अमेरिका को बीट करें और उससे आगे निकल जाएँ, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि अमेरिका यूं ही ग्लोबल पावर नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है जिसे वो नेगलेक्ट करके सुपर पावर बनना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो यही सब राइटर उनकी कमियों को गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो इतने एम्बिशियस हो गए, उनके पूरे इतिहास को दिखा रहे हैं कि कैसे कब कब उनका अपॉइंटमेंट हुआ और कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, चलिए देखते हैं चाइना की हिस्ट्री, चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनका इतिहास देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर को ऐसा क्यों लग रहा है कि शी जिनपिंग के जो पावर एम्बिशन है उसमें बहुत सारी बाधाएँ हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल है द हर्डल्स इन शीज ग्रेट पावर एम्बिशन। तो जो शी जिनपिंग है उनका जो एक महान एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, जो उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, इस बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो राइटर बोल रहे हैं टू अचीव ग्लोबल लीडरशिप चाइना नीड्स मोर देन वेल्थ एंड मिलिट्री पावर। अगर चाइना को ग्लोबल लीडरशिप अचीव करनी है तो उसको जो वेल्थ है या मिलिट्री पावर है, इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा पाने की ज़रूरत है, जो उसके पास आज के डेट में नहीं है। वो सिर्फ सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे धन रख लेने से या बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर कर लेने से वो ग्लोबल लीडरशिप बन जाएगा, लेकिन वो गलत सोच रहा है। ऐसा नहीं है, उसके लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है जो उस पर उसको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर उसे ग्लोबल लीडरशिप को अचीव करना है। तो ये घटना याद की जा रही है 2020 में। 2020 में कोविड-19 पूरे विश्व में फैल गया और वो वुहान से निकला जो चाइना में है। ये सब वहाँ के डॉक्टरों ने बहुत ही सही समय पे चाइना की गवर्नमेंट को बताया था कि यहाँ पे एक वायरस फैला है जो कोविड-19 और ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये सब जानने के बावजूद भी जो वहाँ की पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी जो लीडर्स हैं, उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई इस बात को पूरे विश्व को बताने में या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताने में। इनको उन्होंने टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया और जो कुछ चल रहा था उसे चलने दिया। इसका रिजल्ट हुआ कि कोविड-19 बहुत ही तेज़ी से पूरे विश्व में फैल गया और इस वजह से पूरे विश्व की निगाह चाइना पे आ गई। अब जब कोविड-19 फैल गया और पूरा विश्व से परेशान हो गया, हर जगह लॉकडाउन होने लगे, तो सबका दिमाग ख़राब हो गया। सबको लगने लगा अचानक ये क्या हो गया। अब चाइना को जो कि ज़रूरी था कि वो ये पता लगाए कि इसका जो ओरिजिन है इस वायरस का वो कहाँ है। इसको पता लगाने के बदले में जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी जो है इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने मिलिट्री अटैक करने शुरू कर दिए। ताइवान पे किया, इंडिया पे किया, वियतनाम पे किया। उन्होंने हर एक देशों पे मिलिट्री अटैक करना शुरू कर दिया। जापान पे किया उन्होंने, और ये सब उन्होंने इसलिए किया कि उनका कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ है जो उनके आसपास के जितने भी देश हैं उनके साथ, तो उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह की हरकतें की। इस वजह से उनके आज की डेट में असंख्य दुश्मन बन गए हैं, यानी चारों तरफ उनके दुश्मन है आज की डेट में। अब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनकी ड्रीम क्या है, उनके सपने क्या हैं, ये देखते हैं। एक्चुअली राइटर बोल रहे हैं कि उनके सपने बहुत बड़े हैं और इसकी पहचान तब हो गई थी जब उनको पहली बार देखा गया था। पहली बार शी जिनपिंग के एम्बिशंस को देखा गया था एज ए लीडर। ये उस समय ही पता चल गया था कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं वो बहुत बड़ी हैं। तो शुरुआत हो रही है 2010 में। 2010 में शी जिनपिंग को वाइस चेयरमैन बनाया गया सेंट्रल मिलिट्री कमीशंस का। अक्टूबर 2010 की बात हो रही है और उस समय इस तरह की बातें होने लगी कि अब चीज़ें बदलेंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा कि चाइना में जो साउथ चाइना सी है उसका मिलिट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया। वहाँ पे छावनियाँ बनने लगी, वहाँ पे फ़ौजें जुटने लगी, वहाँ पे चाइना ने अपनी बहुत सारी फ़ौजें उतार दी। तो इस तरह से उसका पूरा मिलिट्रलाइजेशन कर दिया गया। उसके अलावा भी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थी चाइना की चारों तरफ, वहाँ पे बार बार अटैक होने लगे, ये फ्रिक्वेंटली होने लगे। ये तब हुआ जब शी जिनपिंग वाइस चेयरमैन बन गए सेंट्रल मिलिट्री कमीशंस के। तो ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। जैसे ही उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट लिया सीसीपी में नवंबर 2012 में, उन्होंने क्या किया कि जो भी उनके राइवल्स थे, यानी जो भी उनके अपोजिट थे लोग, जो भी उनके विरोधी थे, उनको धीरे धीरे छांटना शुरू कर दिया। उनको एंटी करप्शन में फंसा के जैसे तैसे उनको वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। और उसके बदले में जो पॉलिट ब्यूरो है उनका, उसमें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को धीरे धीरे अंदर लाना शुरू कर दिया, यानी उनको रिप्लेस करने लगे। इस तरह से जो उनके विरोधी लीडर्स थे उनका पूरा नेटवर्क ही धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि अब कोई उनका विरोध ना कर सके। नवंबर 2014 में क्या हुआ कि उन्होंने चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको और मिलिट्री के जो बड़े बड़े जो वहाँ के मिलिट्री के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको बीजिंग बुलाया और उनको बोला कि अब चाइना के लिए समय आ गया है कि जो
बड़ी बड़ी कंट्री हैं उनकी डिप्लोमेसी को फॉलो करें। चाइना के लिए समय आ गया है कि जो बड़े बड़े दूसरे देश हैं उनकी डिप्लोमेसी को फॉलो करें। ये चाइना के लिए टाइम है। उन्होंने पूरी तरह से बुला के उनको इस बात के लिए ऑर्डर दिया कि आपको ये करना पड़ेगा। उसके कुछ आने वाले मंथों में जो उसके बाद के महीने आए उसमें क्या हुआ, उन्होंने पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स को इन्फॉर्म किया कि अब चाइना की जो आवाज़ है पूरे विश्व में सुनी जानी चाहिए। हमें इस तरह से प्लान करना है कि जो हमारी आवाज़ है वो पूरा विश्व सुने। तो ये उनके एम्बिशंस है। धीरे धीरे देखिए वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिर अक्टूबर 2017 में क्या किया उन्होंने चाइना को बोला कि जो उनका ड्रीम है कि चाइना को एक ग्रेट पावर बनना है, चाइना एक महाशक्ति बने आने वाले दिनों में। उनका टारगेट यूएस था, वो यूएस को के बराबर आना चाहते थे या यूएस को पार करना चाहते थे। उनका टारगेट था 2049 तक वो एक महाशक्ति बनेंगे और उनकी जो आर्मी है वो वर्ल्ड क्लास की आर्मी होगी 2035 तक। ये उनका सपना है। लेकिन जो जी की पॉलिसीज़ हैं वो पूरी तरह से अलग थी उससे कि वो परिणाम नहीं आ रहे थे जो आने चाहिए। देखिए पॉलिसी में क्या किया उन्होंने कि जो उनकी इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड थी, पब्लिक सेक्टर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गई थी और उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स नहीं किए थे। मार्केट रिफॉर्म पूरी तरह से स्लो हो गए थे। उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले लिया था, कर्ज में वो पूरी तरह से डूबे हुए थे। जो उन्होंने खर्च किया था उसका कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था, जो उन्होंने स्पेंड किया उसका रिटर्न नहीं मिल रहा था। ये भी एक उनकी प्रॉब्लम थी। एजुकेशन में, हेल्थ में रिफॉर्म की कमी थी, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म होने चाहिए थे जो नहीं हुए थे। ह्यूमन जो वहाँ के लोग हैं उनके फ्रीडम की जो स्पीच है, फ्रीडम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ताकि इससे हुआ कि जो वहाँ के लोग हैं उनमें भी बहुत हद तक आक्रोश बढ़ गया था। अब ये जो चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है इस वजह से चाइना पूरी तरह से धीरे धीरे आइसोलेशन में जाता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ से लोग उसे आइसोलेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, ये सब जो लक्षण है चाइना के, इससे तो नहीं लगता कि चाइना एक ग्रेट पावर बनने वाला आने वाले दिनों में, बल्कि हाँ उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो होती हुई जरूर जाएगी। आने वाले दिनों में उसकी इकोनॉमी और स्लो होने वाली है। उसकी रीज़न है कि उसकी जो पॉलिसी रही है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। चाइना के पास आज की डेट में उस तरह के मज़दूर नहीं हैं और नहीं उस तरह का विश्व का माहौल है जैसा पहले हुआ करता था। डेंग जियोपिंग के समय में बहुत ही सस्ते मज़दूर रहते थे। इंटरनेशनल जो माहौल है, इंटरनेशनल जो वातावरण है उसके फेवर में हुआ करता था। इस वजह से चाइना ने बहुत प्रोग्रेस की थी जो आज की डेट में नहीं है। मिस्टर जी और जो दूसरे लीडर हैं वो पूरी तरह से यूएसए को फॉलो कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए ग्रेट पावर कैसे बन गया। उसने क्या किया, उसने उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें महारत हासिल की, उसने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज़ किया, उसने अपने सहयोगियों का एक नेटवर्क बनाया। ये सब चीज़ों को चाइना बहुत ही क्लोजली स्टडी कर रहा है। उसके बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी वो सारी ट्रिक यूज़ की कि कैसे सुप्रीमेसी को अचीव किया जाए, कैसे वो एक सुपर पावर बने। उसे अचीव करने के लिए जितनी भी ट्रिक हो सकती थी उसने की। वो सब ट्रिक देखिए इन फील्डों में की, 5G के फील्ड में की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में की, क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में की, न्यू मटेरियल्स के फील्ड में की। इसके अलावा उसने फोर्स को ट्रांसफ़र किया, ये भी उसने यूज़ किया। दूसरों की टेक्नोलॉजी को भी चुराया ताकि उसे सुप्रीमेसी हासिल हो। तो ये सारी चीज़ें चाइना कर रहा है और ये सोच रहा है कि ये सब करके मैं यूएसए के बराबर आ सकता हूँ। उसने अपने जो आर्म फोर्सेस है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की, उसको फिर से फॉर्म किया। पर्टिकुलरली उसने एक जॉइंट थिएटर कमांड बनाया और ये यूएसए को देख के यूएसए की तर्ज पे उसने डेवलप किया। उसने अपनी मिलिट्री को बहुत ही तेज़ी से डेवलप किया, बहुत ही तेज़ी से रीबिल्ड किया आप बोल सकते हो। और एक ये जो घटना हुई है आने वाले पिछले कुछ दिनों के इतिहास में एक अनोखी घटना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई भी देश अपनी मिलिट्री को इतनी जल्दी मॉडर्नाइज़ करे। तो इस पर उसने बहुत पैसे खर्च किए और ये भी पीस टाइम में किया। यानी ये पहले से प्री प्लानिंग थे कि आने वाले दिनों में चाइना को क्या क्या करना है। ये सब चाइना का जो उद्देश्य है वो ये है कि यूएस की जो मिलिट्री है उसकी कैपेबिलिटीज़ को आने वाले कुछ सालों में उसकी बराबरी कर पाए। इस वजह से चाइना ये सब एक्शन ले रहा है। आज की डेट में चाइना की नेवी वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट नेवी मानी जाती है। उसके पास सबसे बड़ी नेवी है आज की डेट में। उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में इनिशिएट किया और सोचा कि इस इनिशिएटिव के द्वारा जो BRI बनाएगा इसकी वजह से उसे बहुत नए मार्केट मिलेंगे, बहुत नए साथी मिलेंगे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रूप से उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे। उसने न्यू पोर्ट्स बनाए हैं सिविलियन और मिलिट्री के लिए अलग अलग देशों में, जैसे ग्वादर बनाया पाकिस्तान में, जैस्क बनाया ईरान में, जिबौती में बनाया, हम्बनटोटा बनाया श्रीलंका में, कंबोडिया में बनाया और भी दूसरी जगह पर उसने बहुत सारे पोर्ट बनाए। वो इसलिए बनाया ताकि वो पूरे विश्व को अपनी पावर को दिखा सके, पूरे विश्व को बता सके कि उसके पास कितनी पावर है।
अब ये सब देख के आश्चर्य नहीं हो रहा है, ये सब देख के नहीं लग रहा है कि चाइना जो किया वो आश्चर्य की बात है। चाइना ने ये सब किया अपने CCP प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके अंतर्गत था कि चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद, यानी वो चाहता था कि अपनी विशेषताओं के साथ पूरे समाजवाद को डेवलप करे, इसलिए उसने ये सब किया। अब विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी और गणित में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए थोड़ा ध्यान दिया गया। चाइना ने इस पे थोड़ा सा ध्यान जरूर दिया है कि अपने साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, मैथमेटिक्स पे, इन सब चीज़ों पे उसने ध्यान दिया और इसे इम्प्रूव किया है थोड़ा बहुत। इन सब चीज़ों की वजह से जो पश्चिमी देश हैं, जो उनको महारत हासिल है टेक्नोलॉजी में, उसमें इसने चाइना ने थोड़ा सा लीड किया उनको। चाइना थोड़ी बढ़त हासिल किया और उन्हें थोड़ा पीछे किया, ये बोला जा सकता है। तो इन सब चीज़ों में चाइना ने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है, जैसे हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, इन सब चीज़ों में चाइना आज भी बहुत पीछे है जो वेस्टर्न कंट्री है उनसे। क्योंकि चाइना आज भी इसमें अनेबल है, पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि वो इन चीज़ों को, एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर कर सके या इन्हें अपने घर में डेवलप कर सके। तो इस वजह से बोला जा सकता है कि इन फील्ड में आज भी चाइना जो वेस्टर्न कंट्री है उनसे काफ़ी पीछे है। बहुत सारे अमेरिकन एक्सपर्ट हैं जो ये मानते हैं कि जो चाइना के इक्विपमेंट है अभी भी एक जनरेशन उससे पीछे चल रहे हैं। अगर USA 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहा है तो चाइना के जो एयरक्राफ्ट है, जिसको क्लेम करता है कि 5वीं जनरेशन के, लेकिन एक्चुअल में वो 4th जनरेशन का होता है। अब कर्ज में डूब चुका है चाइना पूरी तरह से BRI परियोजना की वजह से। एक्चुअली BRI परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना थी। उसका मकसद था कि पूरे विश्व को रोड के थ्रू, ट्रेन के थ्रू और शिप के थ्रू जोड़ देगा। इस वजह से उसने बहुत पैसे खर्च किए, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। और इसको खर्च करने के लिए उन्हीं की स्टाफों ने सजेस्ट किया। वो सब चाहते थे कि जो प्रेसिडेंट है उनको खुश किया जाए। उनको खुश करने के लिए उसने वहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने एक मनगढ़ंत कल्पना की, एक ऐसा ख्वाब दिखाया उनको कि उनको लगा कि इस तरह से पूरे विश्व पर कब्जा कर लेंगे BRI प्रोजेक्ट। इस पे उन्होंने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए। और लेकिन इसके साथ उन्होंने एक जो बहुत बड़ी गलती की वो ये थी कि जिस भी देश को उन्होंने पैसे दिए, ये नहीं देखा कि उस देश की कमजोरी क्या है, क्या वो पैसे भरने में सक्षम है कि नहीं, क्या वहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं। ये सब बिना सोचे आँख मूंद के पैसे इन्वेस्ट किए। इस वजह से चाइना को बहुत नुकसान हुआ। अब जब चाइना समझ चुका है कि उसके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं तो अपनी BRI परियोजना जो उसको धीरे धीरे वापस ले रहा है। चाइना अब इसे धीरे धीरे वापस लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है जिन देशों में उसने पैसे इन्वेस्ट किए वहाँ से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब चाइना की जो प्रॉब्लम है आज की डेट में वो है कि वहाँ पे करप्शन लेवल बढ़ा है। इस वजह से पार्टी के ऊपर कंट्रोल कम हुआ है प्रेसिडेंट का, या उनकी जो ग्रुप के लोग हैं उनका कंट्रोल धीरे धीरे घटा है। इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मार्केट का रिफॉर्म होना था वो पूरी तरह से स्लो हो गया है। आज की डेट में मार्केट का रिफॉर्म नहीं हो पाया है, जो कि चाइना की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो वहाँ की खुशहाली है, उसकी बैकबोन मानी जाती है। वहाँ की मार्केट पिछले 3 दशकों में वहाँ की जो मार्केट है वो उनकी बैकबोन रही है, उनकी खुशहाली में। वही मार्केट आज की डेट में स्लो हो चुका है। तो बोल सकते हैं इस वजह से चाइना की ग्रोथ आने वाले दिनों में घटेगी। US मॉडल को अपनाने की चाइना कोशिश कर रहा है। चाइना का ये मानना है कि अगर US की बराबरी करना है या उससे आगे निकालना है तो हमें उसके मॉडल को या उससे बेहतर मॉडल को अपनाना होगा। तो जबकि चाइना आज की डेट में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे विश्व की, USA के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो चाइना है, लेकिन उसके बाद भी चाइना के पार्टनर्स बहुत कम है आज की डेट में। अगर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया जाए तो चाइना के पार्टनर्स गिने गिनाए हैं, बहुत कम पार्टनर हैं। जबकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसके पास बहुत पार्टनर होने चाहिए थे, जो कि आज की डेट में नहीं है। जो शी जिनपिंग हैं वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं उस स्टेटस को पाने के लिए जिस स्टेटस को US ने पाया है एज ए ग्लोबल लीडर। एक्चुअली चाइना का ऐसा मानना है कि वो सिर्फ मिलिट्री पावर या अपने पैसे के बल पे इस स्टेटस को पा सकता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई बिल्कुल अलग है। जबकि USA ने इस स्टेटस को सिर्फ पैसे और मिलिट्री पावर के बल पे नहीं पाया है, इसके अलावा भी उसने बहुत सारी चीज़ें की। जैसे उसने गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया लोगों को, उसने कोऑर्डिनेट किया है इंटरनेशनल क्राइसिस में, जहाँ जहाँ क्राइसिस हुई है वहाँ पे गया है, वहाँ पे लीड किया है चीज़ों को, एक पॉलिसिंग का काम किया है। ग्लोबल पब्लिक गुड्स में जैसे फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ है, इसके लिए उसने ये सब चीज़ें उसने प्रोवाइड की है लोगों को। एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया है, फॉरेन एड्स दिया है, अगर किसी देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे दान करता है, उसकी हेल्प करता है। और फ्री ट्रेड के लिए वो लोगों को इनकरेज करता है, वो लोगों का उत्साह बढ़ाता है कि आप फ्री ट्रेड करिए ताकि हर एक देश की पहुंच दूसरे देश में बन सके। इंटरनेशनल जो शिपिंग लेन है उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और टेररिज्म के खिलाफ फाइट करता है। ये सब चीज़ें USA करता है, लेकिन ये सब चीज़ें चाइना नहीं करता है।
चाइना ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया है जो सार्वजनिक वस्तुओं की पहुंच के लिए। अगर मान लो किसी देश को कोई हेल्प चाहिए तो चाइना उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। चाइना फ्री में कुछ भी नहीं देता किसी को। तो चाइना जब फ्री में नहीं देता, चाइना किसी की हेल्प नहीं करता, तो चाइना यूएसए की तरह कैसे बन सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। मिस्टर जो जी है, मिस्टर सी का विश्वास है कि चाइना अपने पावर के बल पे, अपने मिलिट्री पावर के बल पे एक दिन पूरे विश्व पे राज करेगा और पूरे विश्व को अपनी बात मनवाएगा। इस तरह का उनका विश्वास है। लेकिन चाइना ये बोल रहा है कि इस पूरे विश्व में सिर्फ चाइना अकेले नहीं है, चाइना के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके है, फ्रांस है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सब के पास भी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है जो काफ़ी स्ट्रांग है आज की डेट में, और वो किसी भी हाल में चाइना का जो रूट बिहेवियर है उसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इस बात का चाइना को एहसास होना चाहिए, जो अभी शायद ठीक से नहीं है। अब चाइना को एक बात की और टेंशन है कि जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडेन, वो बहुत जल्दी इसी जनवरी में सत्ता संभाल लेंगे। तो उसको डर है कि जो बाइडेन क्या कर रहे हैं कि जो यूएस के पार्टनर हैं या यूएस का जो गुट के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, उसको धीरे धीरे फिर से यूनाइट कर रहे हैं। वो सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी बता रहा है और फिर से उनको इकट्ठा कर रहे हैं। वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि चाइना की जो बैड प्रैक्टिस है उससे रोका जा सके। उसे रोकने के लिए वैसा कर रहे हैं। अब जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, जो उनके लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ये जो अलायंस बना है इसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसे तरह तरह की लालच दे रहे हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको एक्सेस देंगे मार्केट का, आइए और व्यापार करिए। इस तरह की लालच उनको दे रहे हैं। जो आसियान कंट्री है उसको चाइना बोल रहा है कि हम आपको कोविड-19 की वैक्सीन देंगे। तो इस तरह का लालच उनको चाइना दे रहे हैं। यानी चाइना किसी न किसी तरह से जो यूएस की गुट है उसको फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ही होगा कि ये सब चीज़ें कितनी इफेक्टिव होती हैं, इन सब का कितना असर पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। वो आगे चल के आने वाले समय में पता चलेगा। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस बात की चिंता बढ़ रही है कि वैश्विक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए जो शी जिनपिंग है, वो जो उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा है, अप्रकाशित महत्वाकांक्षा है। इस महत्वाकांक्षा की वजह से डर ये है कि कहीं कोई नया संघर्ष न पैदा हो जाए, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम न क्रिएट हो जाए जो कि पूरे विश्व को उसमें उलझा के रख दे। जबकि पूरा देश, पूरा विश्व आज की डेट में एक महामारी से प्रभावित है और मंदी की मार झेल रहा है। तो दुनिया को बीमार करने के लिए एक नई प्रॉब्लम ने चाइना क्रिएट कर दे, इस बात की चिंता बढ़ रही है आने वाले दिनों में। तो एक देखने वाली बात होगी। अब ये देखते हुए कि पॉलिट ब्यूरो में उनके सहयोगी उनकी विषम महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लगाने में असमर्थ हैं। अब एक टेंशन की बात है कि उनके खुद के कलीग्स जो हैं, उनकी जो ये महत्वाकांक्षा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं, उसको रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है। तो यह वर्ष यानी यह साल ही बताएगा कि जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं वो अपने सहयोगियों के साथ इस दुनिया में जो नई तबाही है, यानी ये दुनिया एक नई तबाही की जो फिसल रही है उससे रोकने में सक्षम होते हैं कि नहीं। अब ये बहुत हद तक ये अमेरिका पे डिपेंड करेगा कि वो जो चाइना की ये जो नीति है उसे रोक पाता है कि नहीं। अगर वो नहीं रोक पाएगा तो हम किसी न किसी तरह से एक नई प्रॉब्लम में फंसते हुए देखेंगे। पूरा विश्व एक नई तबाही में उलझ के रह सकता है। तो बहुत हद तक इसमें अमेरिका का रोल बढ़ने वाला है। अमेरिका जिस हिसाब से अपना रोल बढ़ाएगा उस हिसाब से चीज़ें सुधरेंगी। अगर उसने अपने रोल को अपने तक सीमित कर लिया तो चीज़ें आने वाले दिनों में और बिगड़ सकती हैं। तो एक सजेशन था राइटर का कि अमेरिका को अब जागना चाहिए और फिर से जो ग्लोबल लीडरशिप का रोल प्ले करता था, जो पिछले 4 सालों में अभी ट्रम्प साहब के समय में नहीं हुआ है, उसे फिर से उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि चाइना को मौका न मिले उस स्पेस को भरने के लिए जो अमेरिका खाली कर रहा है। तो अमेरिका को अपने स्पेस को बनाए रखना है। हाँ, ज़रूरत पड़े अगर उसे लगता है कि वो इकोनॉमिकली कमज़ोर रहता है तो उसके साथ बहुत सारे देश हैं जिनका वो सहयोग ले सकता है और अपनी उस जगह को बनाए रख सकता है ताकि चाइना को स्पेस ना मिले जिससे वो भरने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। तो ये सारे सजेशन थे। इस सजेशन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं ये आर्टिकल आपको समझा पाया। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।